हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। आपके साथ मैंने ग्रामर के प्रीवियस टॉपिक्स को कर लिया मैंने बात, और अब हम लोग बात करेंगे निबंध पर। चूँकि मैंने पिछली क्लास में आपसे अनाउंस किया था कि मैं अलंकार पे बात करूँगी, पर टॉपिक बड़ा है, ये टॉपिक छोटा है, इसलिए इसको पहले मैं ले रही हूँ। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक और समझाने वाला भी है, तो उसको मैं इसके बाद लूँगी। निबंध समझिए क्या होता है। आप बचपन में जब आप सेकंड क्लास में रहे होंगे, जब आप फर्स्ट क्लास में रहे होंगे, तभी आप लोगों ने निबंध पढ़ना शुरू कर दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, अब क्या पढ़ना, निबंध के बारे में क्या पढ़ना है? वो तो हम लोग लिख ही पाते हैं, लिख ही सकते हैं। देखिए, अब तक हम लोग एक रटी रटाई हमारी जो शैली थी उस पर हम लोगों ने काम करके और निबंध लिखना शुरू किया था। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, चाइल्डहुड एज में, तब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, गाय पे निबंध लिखिए, अपने विद्यालय पर निबंध लिखिए, मेरा दोस्त पे निबंध लिखिए, मेरे फेवरेट टीचर पर निबंध लिखिए। इस तरीके के निबंध आप लोगों ने लिखे होंगे और मज़े आते होंगे जब आप लोगों ने शुरू में लिखा होगा, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की पूँछ लंबी पूँछ होती है। आज भी वही शब्दावली हम काम में ले रहे थे जब कभी हम लोगों ने बचपन में लिखा होगा। पर वास्तव में अब हम लोग 12th क्लास में आ गए हैं, आप लोग स्कूलिंग एजुकेशन के लास्ट ईयर में हैं, और आपको किसी भी शैली को लिखने का पता होना चाहिए। कोई भी विधा कैसे लिखी जाती है, सॉरी शैली नहीं, विधा कैसे लिखी जाती है, विधा का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। आप देखिए, निबंध नी प्लस बंध से बना है। तो क्या होता है, कोई भी ऐसी रचना जो अच्छी तरह से बंधी हुई हो, नी का मतलब अच्छी तरह और बंध का मतलब बंधी होना, अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। अब किस में बंधी हुई रचना? वाक्यांश में या पदांश में बंधी हुई रचना को हम क्या कह रहे होते हैं? निबंध कह रहे होते हैं। अंग्रेजी भाषा के ऐसे से बना है ये, और इसको लिखते कैसे हैं, इन बातों पे हम लोग ध्यान रखेंगे। पर उससे पहले हम लोग अर्थ जान लेते हैं कि निबंध क्या होता है। ये गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। उपन्यास, कहानी, एकांकी, रेखा चित्र, यात्रावृत, इनकी तरह ही निबंध भी एक सर्वश्रेष्ठ और कलापूर्ण मानी गई रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं आपके, वो कहते हैं कि निबंध गद्य की कसौटी है, और संस्कृत में एक सूक्त भी है, गद्य कविना निकस वदंती। निबंध रचना में गद्य का उत्कृष्ट रूप व्यक्त होता है। ये भावों और विचारों की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। परिभाषा की मैंने बात ही कर ली। निबंध जो है वो आप लोगों के नी प्लस बंध से बना, जिसका मतलब होता है निश्चित बंध, या अच्छी प्रकार से बंधी हुई, एक अच्छी प्रकार से निश्चित सीमा में बंधी हुई रचना को हम क्या कह रहे हैं? निबंध कह रहे हैं। मतलब होता है विचारों और भावों का गुंफन होना। बंधने से मतलब क्या होता है? विचार और भावों का क्या होना? गुंफित होना, बंधा होना। विचार प्लस भाव क्या होते हैं? अच्छी तरह बंधे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका निबंध होता है, आपकी विधा निबंध होती है। अब देखिए, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजपन, स्वच्छंदता, सोष्ठता, सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है। मतलब किसी भी एक टॉपिक पे, प्रकरण पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं? अपने विचारों का प्रकटीकरण कर रहे होते हैं। विचारों का प्रकटीकरण कैसे? स्वच्छंद भाव से, जो कि हमारे पाठक वर्ग को समझ में भी आए और हम विचारों का प्रकटीकरण भी कर दें। तो इस प्रकार से हम लोग विचार और भावों को किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? निबंध के माध्यम से प्रकट करते हैं। अंग्रेजी भाषा के ऐसे से बना है, जिसका क्या मतलब होता है? प्रयत्न। ये आप लोगों के, मैं शब्दावली पे बात करूं कि किस शब्द से उत्पन्न हुए और उनका अर्थ क्या है। ये अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? ऐसे से बना है, और ऐसे का मतलब क्या होता है? आपकी कोई भी ऐसी रचना जो प्रयत्नपूर्ण तरीके से बनी हुई है, प्रयत्न के बाद लिखी गई है। इस तरह से प्रयत्नपूर्वक लिखी जाने वाली गद्य रचना को हम क्या कहते हैं? ऐसे से। प्रयास किया हम लोगों ने लिखने के लिए, प्रयत्न लगाया, तब जाकर हम लोगों ने क्या किया? एक विधा को लिख पाए, उसका प्रस्तुतिकरण कर पाए। तो ये है आप लोगों का निबंध। अब देखिए, निबंध में हम लोगों को ऐसे नहीं होता है कि हम लोग कैसे भी लिख दें। कुछ तत्व होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे 3 बातों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि भाषा को व्याकरण सम्मत, परिष्कृत,
शुद्ध होनी चाहिए और पाठकों को प्रभावित करने वाली हो और विचारों की अभिव्यक्ति करने की पूर्ण क्षमता। शब्दावली में व्याकरण का समावेश होना जरूरी है और भाषा कैसी हो, परिष्कृत और शुद्ध हो और साथ ही साथ पाठक वर्ग को समझ में भी आ जाए। यह आवश्यक पहली शर्त है, पहला तत्व है आपके निबंध के लिए। दूसरा है इसमें कि आप निबंध जो होता है वो साहित्यिक गुणों से संपन्न और निबंधकार के निजपन को प्रकट करता है। मतलब शैली क्या होती है उसमें, निबंधकार जो होता है वो सरसता, रोचकता और आकर्षक शब्दावली के माध्यम से अपने निजता को प्रकट करता, अपने निजपन को प्रकट करता है निबंध के माध्यम से। ये बेहद निजी अनुभवों का प्रकटीकरण होता है। और अगला और लास्ट होता है भाव और विचार। जो भी अनुभूति और चिंतन के प्रतिरूप होते हैं, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति क्रमबद्ध, प्रभावोत्पादक, गंभीर और विषयानुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लिखते लिखते कुछ और लिखना शुरू कर दिया, मतलब शब्दावली या वाक्यांश जो है वो एक दूसरे से जुड़ ही नहीं रहे हो, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो उसका अर्थ भी हो, वो प्रासंगिक भी हो, रिलेवेंट भी हो। आप जो लिख रहे हैं उस शब्दावली का, उस वाक्यांश का महत्व भी होना चाहिए, उसका अर्थ भी होना चाहिए, वो सार्थ होना ज़रूरी है। और विषय के लिए शैलियाँ कौन कौन सी ज़रूरी होती है निबंध को लिखने के लिए, तो देखिए बहुत सारी शैलियाँ हम लोग काम में ले रहे होते हैं। निबंध को लिखने की बहुत सारी शैलियाँ होती हैं। शैलियाँ आप लोगों को अंग्रेजी भाषा का मैंने स्टाइल बोला कि किसी भी लिखने को एक तरीका होता है, उसको कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि निबंध रचना में शैली का विशेष महत्व होता है और शैली में निबंधकार के व्यक्तित्व और निजपन को प्रकट करती है। शैली अपनी बात करने की पद्धति होती है। विषय प्रतिपादन के अनुरूप शैलियाँ कई प्रकार की होती हैं, उनमें कुछ प्रमुख हैं। जैसे पहले मैं बात करूँ कि समास शैली, जैसे कि पता ही चल रहा है कि कम से कम शब्दों में अधिकाधिक भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करना क्या होती है, समास शैली होती है। देखिए आप सबने बिहारी पढ़ा होगा और बिहारी में जब आप लोग सप्रसंग व्याख्या कर रहे होंगे तब आप लोगों ने जो व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखी होगी उसमें लिखा होगा समास शैली। मतलब क्या होता है, बिहारी के बारे में एक उक्ति बेहद प्रचलित है जो आपने सुना होगा, गागर में सागर भरना। मतलब कम से कम शब्दों में वो ज़्यादा से ज़्यादा बात कह देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग समास शैली। आप जब निबंध लिख रहे होते हो उसमें लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग कर रहे होते हो या इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो तो क्या आपको बहुत लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पर आप बात भी पूरी कर देते हो। उसको हम लोग कौन सी शैली कहते हैं, उसको निबंध की हम समास शैली कहते हैं। अगली शैली होती है उसको कह रहे हैं व्यास शैली। और व्यास शैली में क्या होता है, व्यास शैली का मतलब होता है व्याख्या करना, विस्तार देना, मतलब चीज़ों को क्या करना, बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण के साथ बताना। इसमें व्याख्या का महत्व होता है कि आप जो बता रहे हो उसको आप स्पष्ट कर रहे हो, विभिन्न प्रकार के अवयवों का इस्तेमाल करके आप उसको व्याख्यायित कर रहे हो कि आप क्या कहना चाहते हो। पाठकों के सामने आप पूरा स्पष्टीकरण और सहज सरल ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं, किसके माध्यम से, व्यास शैली के माध्यम से। अगली है धारा शैली। धारा शैली से मतलब क्या होता है कि विचार और भावों को प्रखर अभिव्यक्ति के लिए शैली का प्रयोग कर रहे होते हैं और भावात्मक निबंध इसी शैली में लिखे जाते हैं। मतलब एक धारा बनना, एक फ्लो बनना, उसको हम लोग धारा शैली कहते हैं। मतलब विचार, जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि धारा प्रवाह बोलता ही चला गया। धारा से मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा पानी एक वे में बहता है, उसको कहते हैं धारा। तो आप जो बात कर रहे होते हैं तो उसमें सेंटेंस के आपस में क्या होती है, जुड़ाव होता है, कनेक्टिविटी होती है। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस कुछ और लिखा फिर अगला कुछ और लिख दिया, उसको कहते हैं धारा प्रवाह शैली। और अगली है आपकी आवेग एवं प्रलाप शैली। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि आवेग और प्रलाप है। आवेग का मतलब होता है गुस्सा होना और प्रलाप का मतलब होता है दुख प्रकट करना। इस शैली में भी निबंध दिखाता है कि हमारे जो संवेग हैं उन संवेगों को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारी शैली के माध्यम से प्रकट कर रहे होते हैं। गुस्सा आ रहा है तो हम लोग इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे होते हैं। किसी चीज़ पे, किसी विषय पर दुख हो रहा है, क्षोभ हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रलाप की शैली में उसका प्रकटीकरण कर रहे होते हैं। ये शैली है। अगली शैली है वो है आपकी व्यंजनात्मक शैली। मतलब इसमें हम लोग हास्य व्यंग्य का, इसको व्यंग्यात्मक शैली भी कहते हैं।
मतलब हास्य, विनोद और व्यंग्य के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, विचारों का प्रकटीकरण कर रहे होते हैं। मतलब विचारों को हम लोग व्यंजना के माध्यम से प्रकट कर रहे होते हैं। और अब होते हैं कुछ और भी शैलियाँ होती हैं जिसको आप लोग अन्य शैलियाँ भी बोल सकते हैं, जैसे आगमन और निगमन। आप लोगों ने नाम सुने होंगे। आगमन का मतलब तो क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से आप किसी चीज़ को समझाते हैं, उसको आगमन शैली कहते हैं। और निगमन शैली क्या होता है, नियम बताकर किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो इस प्रकार की शैलियों का इस्तेमाल भी हम लोग निबंध के माध्यम से करते हैं, या निबंध में इन शैलियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की शैलियों का समावेश निबंध में किया जाता है। तत्वों के अलावा शैली का ध्यान रखना भी निबंध में जरूरी होता है। अब होता है कि निबंध के क्या प्रकार भी होते हैं। तो हाँ, निबंध के कुछ प्रकार, जैसे शैलियाँ होती हैं वैसे ही निबंध के प्रकार भी देखे गए हैं। आप लोगों से इस प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा कि निबंध क्या है, निबंध की शैलियाँ क्या हैं, प्रकार क्या हैं। चूँकि हम लोग इस विधा को लिखने की आपको जानकारी देना चाहते हैं कि कोई भी विधा किन किन तत्वों को ध्यान में रखकर लिखी जानी चाहिए। मैंने पहले ही पूछा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, आपसे निबंध लिखवाएगा, नहीं पूछेगा कि निबंध के प्रकार क्या होते हैं, निबंध का अर्थ क्या होता है, इसके तत्व क्या होते हैं, कौन सी शैलियाँ होती हैं। पर जब आप लिख रहे होते, इन सब बातों का ध्यान रख रहे होते, तो आपका निबंध ज़्यादा अच्छा लिखा जाता है। और ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा तो मार्क्स भी फुल मिलने के चांस होते हैं। जब तक नियम कानून कायदों में निबंध नहीं लिख रहे होते तब तक औने पौने नंबर मिला करते हैं। पर जब आपने पूरे नियमों को ध्यान में रखकर निबंध की रचना की है तो आपको फुल मार्क्स उठने के पूरे चांस होते हैं। इसलिए आपको उसकी बारीक जानकारी देना ज़रूरी है। भेदों में हम लोग बात करें, प्रकारों में हम लोग बात करें, तो सबसे होता है वर्णनात्मक निबंध। देखिए, कब निबंध कौन सा होता है जिसमें हमें वर्णन करना ज़रूरी होता है, वर्णनात्मक। आपके प्रश्न की जो शैली होती है उसके हिसाब से लिखा जाता है। हर प्रश्न का उत्तर एक तरीके से नहीं होता है। जहाँ पूछा जाएगा वर्णन करो, वहाँ वर्णन करो। आप लोगों को वहाँ पर तथ्य देने हैं। जहाँ व्याख्या करो तो वहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से या फिर अवयव शब्दों का प्रयोग करके आप उसको व्याख्यायित कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर आ रहा होता है आप लोगों को विवेचना करो, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, उसके दोनों पहलुओं को, सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर उसकी व्याख्या करते। तो प्रश्न की शैली कैसे है उसके हिसाब से उसका उत्तर लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि प्रश्न की शैली कुछ भी होगी, हमें तो एक ही तरीके से आंसर करना। तो जब एक ही तरीके से आंसर कर रहे होते हो तभी नंबर आपके नहीं आ रहे होते हैं। प्रश्न की भाषा पढ़िए, पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, और भाषा के अनुरूप उसका उत्तर दीजिए। अब देखिए, वर्णन कौन से वाले निबंधों के विषय ऐसे होते हैं जहाँ वर्णन किया थे। मेला होता है, आपके तीर्थ होते हैं जिसके बारे में बताना होता है, या फिर कोई नगर की व्याख्या कर रहे हो, कोई ऋतु की व्याख्या कर रहे हो। इन प्रकरणों पे आप हमेशा क्या कर रहे होते हैं, वर्णन कर रहे होते हैं, उनके बारे में तथ्य बता रहे होते हैं। और अगला है आपका विवरण। और विवरण में क्या होता है, घटनाएं जो घटती हैं उनको आप लोग क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं, उसको कह रहे हैं हम लोग विवरण। और विवरण ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, किसी युद्ध के बारे में वर्णन कर रहे हैं, किसी योद्धा के बारे में लिख रहे हैं, या फिर किसी घटना के बारे में। यानी आप लोगों का कोई हम लोग ये कह लें कि कोई यात्रा है, कोई जीवनी है, कोई साहसिक घटना है, उसके बारे में हमेशा विवरण दिया जाता है। अगला निबंध है विचारात्मक निबंध, जिसमें सोचने पे मजबूर करता है। विचारात्मक निबंध जैसे आप लोगों का लिंग असंतुलन है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं, जो ज्वलंत इशू हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उन पे हमेशा कैसे निबंध कहते हैं, विचारात्मक। वहाँ पर विचारात्मक निबंध लिखे जाते हैं। भावात्मक निबंध होते हैं जिसमें हम लोग क्या कह रहे होते हैं, जिसमें मानव के क्या होते हैं, सॉफ्ट पक्ष से संबंध होता है, उसको हम लोग कह रहे होते हैं भावात्मक निबंध। और ऐसे निबंधों पे क्या कर रहे होते हैं, जैसे वृद्ध माता पिता पे निबंध आ गया। तो इस प्रकार के जो विषय होते हैं वो कैसे होते हैं, भावात्मक विषय होते हैं। संस्मरणात्मक होते हैं, किसी को याद करके कोई निबंध लिखा जाता है, उसको कह रहे हैं हम लोग संस्मरणात्मक निबंध। और लास्ट जो है वो आपका ललित निबंध है। और ललित निबंध में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ललित कराए हम लोग कह रहे हैं, मतलब वो पक्ष जिसमें क्या होता है, भावात्मकता का समावेश होता है, उसको हम लोग ललित निबंध कहते हैं। ये निबंधों के कुछ प्रकार हैं।
और हमारे विषय के अनुरूप ही हम लोग उसको लिखने का प्रयत्न करते हैं। अब अगला है निबंध के प्रमुख अंग कौन से हैं। देखिए निबंध लिख रहे होते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हम लोग निबंध कैसे लिख रहे होते हैं। 3 बातें ज़रूरी होती है किसी भी निबंध को लिखने में। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखते हैं निबंध के अंग, और अंग में हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में उसका मध्य, और मध्य के बाद में अंत, जिसको आप लोग क्या कह रहे होते हैं? उसको उपसंहार। ये 3 भाग होते हैं जो हम लोग किसी भी निबंध में लिखा करते हैं। परिचय में पाठक हमेशा क्या कर रहा होता है? किसी भी विषय को समझा रहा होता है, उसकी परिभाषा दे रहा होता है, उसका महत्व दे रहा होता है, कोई सूक्ति या कथन लिख रहा होता है, उदाहरण विवरण लिख रहा होता है, सरल और प्रभावक उपस्थापन लिख रहा होता है। मतलब जब भी आप लोग प्रस्तावना लिख रहे होते हैं तब इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रस्तावना ऐसे ही नहीं लिखी आती है। सबसे पहले उस निबंध का हम लोग परिचय देते हैं, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं? आप उसको परिभाषा भी कह सकते हैं। आप उसके बारे में बता रहे होते हैं, या फिर आप लोग क्या कर रहे होते हैं? कोई भी शुक्ति है, कोई भी लोकोक्ति है, कोई भी मुहावरा है, उसके माध्यम से, उद्धरण चिन्हों के माध्यम से उसके बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं? कथन कर सकते हैं। अगर आप प्रस्तावना में लोकोक्ति या शुक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं तो एग्जामिनर जितना डिसाइडेड नंबर होता है, मान लीजिए आपका 5 नंबर का निबंध है, 1 नंबर आपका पहले प्रस्तावना पे उसने सोचा हुआ है, 4 नंबर आप लोगों के मध्य भाग को सोचा हुआ है, 1 आपका उपसंहार पे लिखा है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप शुक्ति से शुरुआत करते हैं। तो हमेशा प्रस्तावना में, आज तक आप लोग लिखते आ रहे होते हैं तो आप हमेशा क्या बता रहे थे? शुरू में उसका परिचय बताएं। परिचय के साथ परिभाषा अगर पता है आपको, कोई उदाहरण चिन्ह की, किसी व्यक्ति विशेष की, या फिर ना भी हो व्यक्ति विशेष का नाम और आप उसको अपने शब्दों में बता रहे होते हैं तो बता सकते हैं। अगर आप उसमें लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, आप मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो आपका निबंध सर्वोत्कृष्ट रचना होती है, उसमें एग्जामिनर कोई भी मार्क्स नहीं काटता है। तो प्रस्तावना में हमेशा शुक्ति या मुहावरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जो उससे जुड़ा हुआ हो कोई, और ना हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर उसकी परिभाषा दीजिए। मध्य भाग की अगर मैं बात करूं, जिसको हम लोग विस्तार भाग भी कहते हैं, इसमें बिंदुवार हम लोग विषय का विवेचन कर रहे होते हैं, संबंधित मान्यताओं को बता रहे होते हैं। उसमें लेखक अपनी योग्यता और कल्पना शक्ति और विचार क्षमता के माध्यम से अपने विचारों का प्रकटीकरण करता है। मतलब लेखक कल्पना शक्ति के माध्यम से विचारों को विस्तार देता है, विचारों को विस्तार देता है, बता रहा होता है, उस विषय के बारे में तमाम जानकारी दे रहा होता है। ये किस भाग में होता है? ये निबंध के मध्य भाग में होता है। अब जैसे अंत और उपसंहार की मैं बात करती हूँ तो सबको पता है उसमें हम लोग हमेशा क्या दे रहे होते हैं? निष्कर्ष दे रहे होते हैं, निचोड़ दे रहे होते हैं किसी भी बिंदु का, जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी उपलब्धियां हैं, हमारी संभावनाएं, वे क्या हो सकता है। जैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय है तो इसके बारे में हम संभावना बता सकते हैं कि हम आगे क्या हो सकता है हमारे समाज में, उसके बारे में क्या संभावनाएं हैं। या फिर मान लीजिए कि आप लोगों के पर्यावरण असंतुलन पे तो हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसे एफर्ट कर सकते हैं तो ये स्थिति बन सकती है। इस प्रकार से अंत में हम उपसंहार में क्या कर रहे होते हैं? उसका निचोड़ लिख रहे होते हैं, उसका निष्कर्ष लिख रहे होते हैं। अगर आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं निबंध लिखते समय तो आपकी सर्वाधिक प्रासंगिक रचना होगी जिस पे एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, आपके नंबर कोई भी नहीं काटेगा। क्योंकि ये हमेशा आपको लग रहा होता है अब 5 में से 3 तो दे ही देगा, 2 तो दे ही देगा, अरे भाई क्यों 5 में से 5 क्यों नहीं देगा? आप नियमों को में लिखिए तो सही, आप नियमों का ध्यान तो रखिए, आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। और आपके लिए एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके परसेंटेज को ऊपर और नीचे करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए हम लोग ये ध्यान रखें कि निबंध में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करना होता है कि निबंध में हम लोगों को पहले मैटर या सामग्री जो है उसको इकट्ठा करना है। शुक्ति है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, इनको ध्यान रखना है। दूसरा क्या करना होता है कि निबंध में इसकी संक्षिप्त रूपरेखा हमें बनानी है। सबसे पहले जब आप निबंध लिख रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आप एक टॉपिक डाल रहे होते हैं, रूपरेखा, और रूपरेखा में आप क्या लिख रहे होते हैं? संबंधित निबंध के पूरे बिंदु लिख रहे होते हैं।
इस रूपरेखा पे भी एग्जामिनर नंबर देता है। तो आप क्या लिख रहे होते हैं, हेडिंग लिख रहे थे निबंध शुरू करने से पहले, रूपरेखा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी विषय है उसके बारे में सबसे पहले क्या बताएंगे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, फिर उसके बाद में बेटी बचाओ बेटियों की क्या स्थिति है वर्तमान समय में, सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, इसके लिए और क्या संभावनाएं, और लास्ट में आप सुनो। मान लीजिए आपने इसको 5-6 बिंदुओं में तोड़ा, उन 5-6 बिंदुओं की ये जो खाका तैयार कर रहे हैं इसको ही हम क्या कह रहे हैं, रूपरेखा कह रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ से शुरू करेंगे और प्रस्तावना लिखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप देके लिखना शुरू करेंगे। ये होती है आपको किसी भी निबंध को लिखने का तरीका। तीसरा है कि निबंध लिखते समय संकेत बिंदुओं से संक्षिप्त शीर्षक देकर उसके अनुसार अनुच्छेदों और उपशीर्षकों का विभाजन किया जाता है। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेन बीच में क्या करेंगे, उसका शीर्षक देंगे और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ साइड में रूपरेखा, जो आपका हाशिया और कॉलम की साइड में रूपरेखा लिखेंगे, फिर कुछ जगह छोड़कर फिर बिंदु लिखेंगे, फिर वापस से हाशिए पे आएंगे और वहाँ पर क्या लिखेंगे आप, प्रस्तावना लिखेंगे। इसके बाद में अच्छे विचारों की पुष्टि के लिए कवियों के सुभाषित और विद्वानों की सम्मति उदाहरण रूप में देनी होती है। मतलब आपको कोई परिभाषा याद आ गई या किसी भी लेखक का कोई वक्तव्य याद आ गया, मान लीजिए प्रधानमंत्री का कोई कहा हुआ कथन याद आ गया, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डबल उद्धरण चिन्ह में आप लोग उसको, उस वाक्य को या उस सेंटेंस को वहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो आपकी रचना क्या हो जाएगी, प्रामाणिक हो जाएगी। इसके बाद में निबंध में सुगठित, शुद्ध, सरल, सरस और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा बहुत ज़्यादा कठिन भाषा का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, भाषा हमेशा सरल ही होनी चाहिए, भाषा हमेशा सहज ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ज़्यादा विद्वत्ता झाड़ने के चक्कर में, वही बात है कि जैसे आपके केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, आप वैसे ना बन जाना, नहीं ज़रूरत है इतने ज़्यादा भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग करने की। आप आसान शब्दावली का प्रयोग करिए, पर शब्दावली ऐसी होनी चाहिए कि आपके पाठक को, आपके एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो भाषा हमेशा कैसी हो, सरल सहज भाषा हो। अगला है आपका कि निबंध लेखन में संयत हास्य व्यंग्य का पुट देना चाहिए, जिससे निबंध रोचक और सजीव बन जाए। आप गंभीर ही बने रहें ये ज़रूरी नहीं है, आपको कहीं कहीं पर भी कोई रोचक चीज़, कोई घटना याद आ गई, मान लीजिए कोई हास्य विनोद याद आ गया, पर होना कैसा चाहिए, विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप वहाँ चुटकुले देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई वहाँ चुटकुले नहीं देने आपको कि आप हंसा रहे एग्जामिनर को, नहीं। ऐसा कोई वक्तव्य जो आप लोगों को व्यंग्यात्मक कोई लाइन या फिर कोई ऐसे हास्य विनोद के कोई पुट जो आपके काव्य में प्राप्त होते हैं वो लिखेंगे आप लोग वहाँ, जिससे आपकी रचना क्या हो जाए, भारी भरकम ना लगकर सहज लगे, स्वाभाविक लगे। और अगला है वो है आपका कि निबंध लिख चुकने के बाद उसे एक बार पढ़कर उसमें वांछित संशोधन कर लेना चाहिए। आप लोग निबंध कब लिख रहे होते हो, लास्ट में, बिल्कुल अंत में। ये निबंध हम सबसे आखिरी में लिखेंगे क्योंकि उसको 250 शब्दों में लिखना है, तो अगर पहले लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम खराब होगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको निबंध के लिए भी उतना ही टाइम निश्चित करना जितना कि आप लोगों के लिए समय है, उसको आपने बांटा हुआ है कि मुझे प्रश्नों में कितना टाइम देना है, मुझे व्याख्या में कितना टाइम देना है। जैसे हर पार्ट के लिए आपने डिसाइड किया हो, वैसे ही आपको निबंध के लिए भी समय निश्चित रखना है। और एक बार लिख लिया तो हार्डली आप कभी पढ़ पाते, क्योंकि निबंध लिख ही नहीं पाते हो, टाइम नहीं रहता इतना। तो कभी भी ऐसा मत करिए, निबंध पूरी तरीके से अच्छे से लिखिए और हमेशा 1-2 मिनट बचा के रख लीजिए कि कोई व्याकरणिक अशुद्धि तो मैंने नहीं लिख दी, कई बार अगर हेडिंग की मैंने अशुद्ध लिख दी हो तो उससे एग्जामिनर पर इंप्रेशन गलत जाता है। तो दोबारा से पढ़ लीजिए, कोई गलती हो गई तो उसको सही कर दीजिए। और काटते आप कैसे हैं, ऐसे ऐसे उसको बार बार से काटे ही जाएंगे। भाई आप लोग एक बार 2 ऐसे क्रॉस लगा दीजिए और अब या तो नीचे लिख दो या फिर उसके ऊपर हेडिंग लिख दो। आप लोग क्या करो तो उसको आधा टाइम तो इतनी ज़्यादा काटने में ही खराब हो जाता, तो इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो, तो ज़रूरत नहीं होती इतना काटने की। अब हल्का सा कट लगा दो उसके ऊपर, या तो उसके ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो। कट पर दिखना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि ये गलत हो गया और यहाँ शुद्ध लिख रहा है, या फिर ऐसे करके क्रॉस लगा दीजिए तो जिससे पता चल जाए, और ऐसे लगा करके और या एक आड़ी लाइन खींच दो जिससे पता चल जाए कि ये गलत है और उसकी जगह शुद्ध लिख दो। इसके बाद में निबंध जो है इसका आकार विषय के अनुसार रखना चाहिए। इसका आकार एकदम बड़ा या एकदम छोटा नहीं हो,
पता लगा कि आपको आ रहा है, तब तो आपने 250 भी मार्क्स में मांगा था, सॉरी शब्दों में मांगा था, आपने 300 में लिख दिया, और आपको पता नहीं था विषय तो आपने 150 में ही ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको जितनी आपको समय सीमा जितनी आप लोगों को वर्ड लिमिट दी है, शब्दाओं की जितना आपको विस्तार दिया है कि इतने शब्दों में आपको रचना के बारे में लिखना है, तो आप लगभग उतने में लिखने का प्रयास करें। अब 1-2 शब्द वहाँ कौन गिनने बैठ रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 शब्दों की कोई बात नहीं है, पर लगभग उतना लिखना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और अगला है आप लोगों को कि वाक्य विन्यास ठीक रखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, जब निबंध लिख रहे होते हैं तो पूर्ण विराम का कहीं पता नहीं होता है, कहीं कोमा का पता नहीं होता, कहीं उद्धरण चिन्हों का पता नहीं होता, बस दर दर करके आप लिखे चले जाते हैं। इससे भी एग्जामिनर पर गलत। आप लोगों ने देखा होगा, अब तक आपने निबंध लिखे होंगे और आपके नंबर क्यों कटे होंगे, अगर आज आपने लिखने के नियम समझे होंगे तो आपको खुद एहसास हुआ होगा। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर पूर्ण विराम भी लगाओ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर अल्प विराम भी लगाओ, ज़रूरत है वहाँ उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करो। व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगा रहे होते हैं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। इन चीज़ों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। और अगला है कि वाक्य विन्यास जब ठीक से कर दिया आपने, तो सभी जो विचार हैं आप लोगों को उनको स्पष्ट होना चाहिए और क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वाक्य आपने लिख दिया और पता लगा दूसरा नया ही वाक्य लिख दिया आप। हमेशा शब्दों और वाक्यों में क्या होना चाहिए, जुड़ाव ज़रूरी होता है। और जुड़ाव की स्थिति में रचना हमेशा कैसी होती है, प्रासंगिक होती है और ज़्यादा अच्छी रचना निकल के आती है। तो शब्दों की आपस में एकजुटता होना ज़रूरी है, कनेक्टिविटी ज़रूरी है। अगर नहीं होगी, ऐसी स्थिति में आपकी रचना प्रासंगिक नहीं होगी। और जब लास्ट में आप लास्ट वाक्य के साथ जब शब्द खत्म कर रहे हैं तो वहाँ पर पूर्ण विराम करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रचना का वो एंड पॉइंट है, वहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपकी जो रचना है वो व्याकरणिक दृष्टि से पूरी तरीके से सही उतरती है। और जब रचना खरी उतरती है, ऐसी स्थिति में आप लोगों को नंबर भी पूरे आने के पूरे चांस होते हैं। ये है आप लोगों की निबंध रचना। अब देखिए, निबंध जो होते हैं उसमें ज़्यादातर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे निबंध आते हैं। देखिए, आप लोग 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और हमेशा एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा होता है, क्वेश्चन हमेशा जो निबंध जो पूछ रहा होता है वो या तो आपके समसामयिक समय में कोई घटनाक्रम घटित हुआ हो। मान लीजिए कोई ऐसी प्राकृतिक त्रासदी हो गई हो, या मान लीजिए कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बलात्कार के केस बढ़ गए हैं, या कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर आप लोगों के जैसे कोई महामारी फैल गई है, तो प्रश्न यहाँ के इर्द गिर्द बना करते हैं। हमेशा आप लोगों का जो विषय होता है निबंध का, वो इसी से संबंधित होता है। अब ज़रूरी नहीं इसी से संबंध होगा, हो सकता है कोई एग्जामिनर ऐसा हो जिसको ट्रेडिशनली नॉलेज आपसे टेस्ट करनी है, कोई आप लोगों के परंपराओं की नॉलेज टेस्ट करे तो 30 त्योहारों पर भी सवाल पूछ लेता है। मान लीजिए कि आसपास कोई 30 त्योहार आ रहा है तो उस पर कोई सवाल पूछने का हो तो वो भी पूछ सकता है। आपके जितने भी, अब आप लोग क्या कर रहे होते हैं, निबंध को शायद ही कभी आप लोगों ने रीडिंग लगाई होगी, पढ़ा होगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी भी संबंधित विधा को पढ़ रहे होते हैं तो उससे हमारी वोकेबलरी साउंड होती है, हम लोगों को शब्द मिल रहे होते हैं, उचित नापतोल वाले शब्द मिल रहे होते हैं कि हमें किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना है। आप लोगों के लगभग 60-65 निबंध तो कम से कम मान के चलिए बुक वाला देता ही देता है, पासबुक वाला देता ही देता है। जब इतने निबंध दिए हुए हैं, आप अगर सबकी रीडिंग लगा लेते हैं तो अपने आप आपके पास शब्दावली आ जाती है कि मुझे किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना है। पर होता क्या है, आप इनकी रीडिंग लगाते नहीं हैं, वोकेबलरी आपके पास होती नहीं है, तो वहाँ पर अचानक से कैसे इतने सारे शब्द आपके दिमाग में बनेंगे। तो नेचुरल सी बात है कि आपका निबंध है तो छूटता है, या फिर उतना अच्छा लिखा ही नहीं आता। तो ज़रूरी ये है कि आपके पास जैसे जैसे समय मिले, जब भी आप फ्री हो, कभी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को ज़्यादा पढ़ लिया हो, दिमाग पजल हो गया, तो भाई लोग बैठ के हिंदी में कभी निबंध की रीडिंग ही लगा ली। ऐसे समय का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और आप निबंध भी बहुत शानदार लिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जितने भी निबंध, जितने भी तरह के निबंध आप लोगों के दिए हुए हैं, उन सब की आप रीडिंग लगाइए, जिससे आपकी वोकेबलरी भी साउंड हो और आप अच्छे से अच्छा निबंध भी लिख सकें। यही कुछ बिंदु हैं जिनको हमें निबंध लिखते समय ध्यान रखना ज़रूरी है। आपका निबंध का टॉपिक यही ख़त्म हो जाता है
और यहाँ पर कोई भी दिक्कत है निबंध में तो आप लोग और पूछ लीजिएगा। बाकी रीडिंग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा, आसान सा टॉपिक है। इन पे कभी भी आप लोगों के थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये निबंध क्या होता है, निबंध के भेद क्या होते हैं, प्रकार, पर जरूरी है आपको जानना। आ भी जाए तो लिख देंगे, अदरवाइज आपको निबंध लिखते समय पूरे नियमों का पता होना चाहिए कि हमें निबंध किन किन नियमों को ध्यान में रखकर लिखना है। अगर नियम को आपने पूरे ध्यान में रखे तो नंबर भी पूरे आएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछिए, और शायद दिक्कत तो आपको आ ही नहीं रही है तो वो और भी अच्छी बात है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है।